क्लास में थोड़ी तुम लोगों को रिकॉर्डिंग का देखने का टाइम थोड़ी बनेगा, टाइम वेस्ट ना करो भैया रिकॉर्डिंग में 15 है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह में टाइम वेस्ट ना करो आप लोग देखने में। आप तो बस जो क्लास में पढ़ लिया और नोट्स बना लिए बस हो गया। The two vessel, closed vessel, the two closed vessel AB of equal volume containing air at a pressure of P1. अच्छा, दो वेसल है, वॉल्यूम इक्वल है, पक्का वो नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि वरना इक्वल वॉल्यूम देते क्यों ना। ठीक है, टेम्परेचर T1 and connected to each other through a narrow tube। ठीक है, so अपने पास इनिशियली अपन को वॉल्यूम दोनों का V है और प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, चलेगा। If the temperature of one is now maintained T1 and the other is T2, T1 is greater than T2, ठीक है, then what will be the final pressure। ठीक है, तो अपन कहेंगे देख भाई अगर एक का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का T2 कर लो, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा, अपन तो ऐसे कर देंगे, इनिशियल मोल्स देख लेते हैं, क्योंकि मोल्स तो चेंज नहीं होंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इनिशियल मोल्स हो जाएगा। अपन पीवी इक्वल टू एनआरटी से लगा लेते हैं, पीवी अपॉन आरटी है, तो इनिशियल मोल्स के लिए वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों खुला हुआ था, इनिशियली बंद नहीं था, इन नैरो ओपन ट्यूब है ना लिखा था, तो ठीक है। अपन कहेंगे इसमें ना P1 V1 ऐसे लिख लेते हैं, प्रेशर P1 ले लेते हैं, वॉल्यूम 2V ले लेते हैं, ये 2V हो जाएगा और आर टेम्परेचर T1 हो गया, ये टोटल मोल्स थे दोनों को मिला के। अब आपने कहा कि मैंने एक को T1 पे ही रखा और दूसरे को T2 पे कर दिया, तो अपन कहेंगे ठीक है जो भी है मोल्स तो कंजर्व रहेंगे ना, तो N1 और N2 में मोल्स देख लेते हैं क्या क्या रहेंगे। ये T1 टेम्परेचर पे मेंटेन रखा है, ये T2 टेम्परेचर पे रखा है, तो इसको T1 टेम्परेचर में क्या होगा, अपन कहेंगे इसमें फिर प्रेशर देख लेते हैं, तो प्रेशर कितना रहेगा इसका, तो अब अगर ओपन है तो प्रेशर तो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है कि एक में प्रेशर ज्यादा होगा एक में प्रेशर कम होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें कम मोल से ही ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो अगर इसका T1 अपन को ज्यादा दे रखा है T2 से, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां कम मोल से प्रेशर सेम हो जाएगा, जितना लोअर टेम्परेचर पे इधर ज्यादा मोल्स होंगे तो प्रेशर जनरेट करेंगे, तो ठीक है अपन तो ऐसे लिख देंगे, प्रेशर तो दोनों में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ओपन नहीं है, तो इसका प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर है, सो आर और ये हो जाएगा T1 टेम्परेचर प्लस ये हो जाएगा कितना, तो अपन कहेंगे भाई ये हो जाएगा प्रेशर तो दोनों में एक जैसा होगा, वॉल्यूम भी एक जैसा है, डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा T2, और यहाँ टोटल मोल्स कितना था, तो अपन कहेंगे P, इसका इनिशियल प्रेशर कितना था P1 2V डिवाइडेड बाय आर T1, तो अब अपन कहेंगे ये V तो कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा ट्वाइस ऑफ P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P अपॉन T1 प्लस P अपॉन T2, तो P1 को P को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि अपन से P1 ही P ही पूछ रहा है वो, तो अपन कहेंगे ट्वाइस ऑफ P1 अपॉन T1 है ना, तो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 इनटू P1, ये पूछ रहा है अपन से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर उधर ले लो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले लो, राइट। ये अपन को क्या करना है T1, ठीक है अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं माइनस करके, ताकि T1 कॉमन ले लो, लेकिन P अपन को चाहिए ना, तो कैसे गिवन है अपन को, ठीक है अपन उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपन कर देंगे भाई ट्वाइस ऑफ P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1,
डिवाइडेड बाय कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय कर लेता हूँ क्या, T1 T2 इंटू पी कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, उधर ले जाते हैं, ट्वाइस ऑफ P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू पी कर लेते हैं, इसको T1 माइनस T2 कर देना, क्योंकि ये T1 बड़ा था अपने पास, टेम्परेचर T1, तो T1 बड़ा है तो अपन उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ये अपन ने सही किया है, नहीं ये प्लस था, ये प्लस था, है ना, प्लस था ना, ये वाला माइनस क्यों किया मैंने, प्लस आएगा, क्योंकि वो तो बड़ा टेम्परेचर था ना, ये लो आ गया, ये भी आ गया, तो जो आंसर है वो बता देना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसी का 16 भी पूछा आपने। A mixture of NO2 and N2O4 has a vapor density of 38.3 at 300 Kelvin. What is the number of moles of NO2 in the 100 gram of the mixture? ठीक है, हो जाएगा। तो अपने पास a mixture of NO2 and N2O4 has a vapor density. तो vapor density of the mixture अपन को गिवन है, is equal to 38.3 at temperature. ठीक, what is the number of moles of NO2 in? हमें बताना है number of moles of NO2 in 100 gram of mixture, है ना, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर तो अपन को पता है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर तो अपन को पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसको डबल कर लेते हैं भाई, सो 38.3 और 38.3 कर देते हैं, सो 76.6 हो गया, तो 76.6 हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आपको पता है, तो मोल्स ऑफ द मिक्सचर भी पता है अपन को, तो अपन क्या करते हैं 76.6 ग्राम में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में 100 से भी कोरिलेट कर देते हैं। मिक्सचर अगर मॉलिक्यूलर मास इतना है तो ये दोनों कितने कितने होंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि मिक्सचर में अपने पास क्या गिवन है, NO2 ले लेते हैं भाई, है ना, NO2 एंड N2O4। तो अगर इसका अपने पास गिवन है, सपोज करते हैं मोल्स ले लेते हैं, तो इसके अगर x मोल्स हैं तो इसके 1 माइनस x मोल्स ले लेते हैं, तो टोटल मोल्स होना आ जाएगा, है ना। तो ये जो 1 मोल से मिक्सचर है वो अपन को आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 76 जो मोल्स होंगे ना, उससे कितना होगा वो देख लेंगे, राइट। या आपकी मर्जी, आप चाहते हो कि नहीं मैं मोल्स ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर लेता हूँ, moles of the mixture will be equal to, that is 100 divided by 76.6। मोल्स आ गया, तो जो टोटल मोल्स होंगे उसमें से एक को x ले लो, एक को आप ये ले लो, कर दो, फिर क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपन को आती है, लगा दो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 76.6, NO2 का मास कितना होता है 46, मोल्स कितने उसके x, टोटल मोल्स कितने दोनों को मिला के a, प्लस क्या कर लो आप, दैट इज दूसरे के N2O4 होता है 92, मल्टीप्लाई बाय कितना, उसके मोल्स कितने हैं N2O4 के a माइनस x, डिवाइड बाय कितना a अपन को पता है, x बता दो, ये मुझे गिवन है, x बता दो, कैलकुलेट करो, ये वाला वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे, बता देंगे, ऑलमोस्ट अपन ले लेंगे 4/3, मतलब 1.25, 1.25 की जगह 1.2 ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा है,
1.22 या 1.22 होगा, ऐसा कुछ होगा, तो अपन कैलकुलेट करो। 18th वाला क्वेश्चन, 18th वाला गिवन है 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब। फिर नैरो ट्यूब वाला पार्ट, उसके तो मतलब जब भी 2 फ्लास्क होना और इक्वल वॉल्यूम है, हाँ, तो जैसे भी मैंने कहा था ना, इसके मोल्स कंजर्व कर लिया करो। इस टाइप के क्वेश्चन में आप मोल्स कंजर्व कर लो। of negligible volume at 27 degrees centigrade and contain, ठीक है भाई, 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, उसने क्लोज कुछ नहीं कहा था, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी हो गया, इसका वॉल्यूम भी हो गया। इसमें H2 गैस था, H2 क्या, टेम्परेचर गिवन है 300, मोल्स गिवन है 0.7। अब इसमें तो अपन को टोटल मोल्स पहले से दे दिया उसने, अपन को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, प्रेशर इज इक्वल टू 0.5। तो फिर बताना क्या, वन ऑफ द फ्लास्क इज मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अब अपन ने एक फ्लास्क को 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हो गया 400 केल्विन पे लेके आए, एंड व्हाइल द अदर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द फाइनल प्रेशर चाहिए, और दूसरा जो है वो 300 पे ही रखा है, फाइनल प्रेशर चाहिए, तो अपन कहेंगे टोटल मोल्स ले लेते हैं, N1 + N2। इस वाले पार्ट्स में V कैलकुलेट कर लो, तो मैं कहूंगा भाई इस वाले पार्ट से PV = nRT कर लेता हूँ। प्रेशर इनिशियली कितना था, 0.5, वॉल्यूम दोनों का मिला के, तो एक वेसल का वॉल्यूम V ले लेते हैं अपन, तो 2V कर लेते हैं, तो एक का वॉल्यूम पता चल जाएगा। R अपन को पता है, N अपन को गिवन है 0.7, R और 300 कर लेते हैं, सो मेरे पास V विल बी इक्वल टू, जो V का वैल्यू आएगा 0.7 into 300R डिवाइडेड बाय 0.5 into 2। तो वॉल्यूम मुझे पता है, R अपन को पता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। इधर देख लेते हैं, टोटल मोल्स तो मुझे 0.7, प्रेशर दोनों में बराबर होगा क्योंकि ये खुला हुआ है ओपन में, दोनों का प्रेशर पी लेते हैं। वॉल्यूम अपन को गिवन है कितना है, डिवाइडेड बाय R into 300 कर लेता हूँ, प्लस प्रेशर तो दोनों में एक जैसा होगा, सो पी ले लेता हूँ, इसमें भी V कर लेता हूँ और डिवाइड बाय कर लेता हूँ क्या, R into 400। मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, सो प्रेशर तो P रहेगा, वॉल्यूम मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया 0.7 into ये 300R कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 बचा मेरे पास, 2 into 10, ठीक है, और बाकी वो कैंसिल हो गया, इधर भी 300R है और इसमें भी 300R है, प्लस इधर कर लेता हूँ, प्रेशर तो P रहेगा, वॉल्यूम अपने पास लिखा हुआ है 0.7 into 300R डिवाइडेड बाय 400R है, और वो बना है, तो अपन इसको R तो कैंसिल कर लेते हैं, ये भी कैंसिल कर लेते हैं। लो भाई, आपका इक्वेशन हो गया, प्रेशर बन गया, कितना है टोटल प्रेशर, कितना होगा पता चल गया। सो 0.7 P प्लस 0.7 into 3P हो गया, P तो 0.7 तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया आंसर, बता जो भी आपको बताना है। इसमें कुछ 4 भी है ना, एक 4 भूल गया मैं, ये ले, हो गया, 0.7 को कैंसिल कर देते हैं, फिर 4 ऐसे लिख लेते हैं, बता देता हूँ, बड़े इजी क्वेश्चन थे ये। फिर 19th वाला बिल्कुल सेम है, अब 19th वाला नहीं बता रहा, मैंने आपको बता दिया 2 क्वेश्चन एक जैसे, बिल्कुल एक बार अपने आप ट्राई करना, वापस पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 26, pure O2 diffuses through the aperture in 224 seconds,
वो कह रहा है कि एक प्योर O2 है, अपर्चर मतलब थ्रू द होल, टाइम अपन को 224 सेकेंड्स लेना है, ठीक है। एंड द मिक्सचर ऑफ O2 एंड अनदर गैस कंटेनिंग 80% ऑफ O2, और दूसरा एक मिक्सचर होता है जिसमें O2 है और एक गैस X है और ये 80% है। डिफ्यूजेस फ्रॉम द सेम कंडीशन, तो टाइम लगता है 234 सेकेंड्स। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस विल बी, मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस चाहिए, तो ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट कर लो। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपन को पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ O2 डिवाइड बाय रेट ऑफ मिक्सचर, molecular mass of the mixture divided by molecular mass of O2, और रेट होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय T of O2, टाइम ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय V of mixture, अंडर रूट ऑफ molecular mass of the mixture डिवाइडेड बाय molecular mass of O2। ये तो सेम दे रखा है इसने सिमिलर कंडीशंस की वजह से। तो टाइम ऑफ मिक्सचर इज 234 डिवाइड बाय 224, अंडर रूट ऑफ molecular mass of the mixture कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिवाइड बाय molecular mass of O2 is 32। रूट ले लेते हैं, 234 डिवाइडेड बाय 224 इंटू 224 इंटू 32 कर लेते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाए तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, भाई मिक्सचर में क्या क्या था, इसमें 80% ये 20% ये, तो टोटल मोल्स 1 ले लेते हैं, तो 32 इंटू 0.8 ले लेंगे मोल फ्रैक्शन, और x का मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं m और मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर लेते हैं। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और m कैलकुलेट करके बता देते हैं कि जो गैस x था उसका कितना मॉलिक्यूलर मास है। तो नेक्स्ट चेक कर लो 33 वाला क्वेश्चन। The root mean square velocity of ideal gas in a closed container is at a fixed volume is increased from, तो VRMS जो है पहले 5 इंटू 10 की पावर 4 था, और अब VRMS जो है वो 10 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ये था, ये हो गया। Which of the following statement correctly explain how the change is accomplished? How the change is accomplished? ठीक है, तो अपन कहेंगे देख भाई, अब RMS वेलोसिटी डिपेंड्स करता है ओनली टेम्परेचर पे, तो पहले मेरे पास VRMS मिलता है, और VRMS होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय R, और उसी गैस के लिए आप फिर VRMS बोल रहे हो, सेम गैस, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम होता है गैस का, वो चेंज हो नहीं सकता, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो RMS वेलोसिटी टेम्परेचर की वजह से चेंज होगा। कर लो, इनिशियली कितना था 10 की पावर 4, बाद में कितना हो गया 10 की पावर 4, T1 अपॉन T2 कर देते हैं, तो ये तो हो गया अपने पास 1/4, T1 अपॉन T2 कर लेंगे, तो इसका मतलब है जो T2 है वो 4 टाइम बढ़ गया T1 से। सर बोलो।
सर आंसर में प्रेशर इज क्वाड्रपल क्यों दिया है, टेम्परेचर इज क्वाड्रपल नहीं दिया? But temperature is doubled. Temperature is quadruple. By heating the gas, the temperature is quadruple. Pressure given है. तो गलत है. 3 होगा आंसर. हाँ सर. हाँ सर. एक मिनट रुकना, मतलब और सोच लेने दो यार, क्योंकि शीट में गलती बड़ी मुश्किल से होती है. एक मिनट सोच लेना. Which of the following correct? How it is accomplished? The root means square velocity of ideal gas in a closed vessel of a fixed volume is increased by this much. Fixed volume है तो मतलब उसके हिसाब से अपन क्या सोच सकते हैं, अपन कहेंगे ठीक है भाई फिक्स्ड वॉल्यूम है तो स्टील कंटेनर हो गया. अब टेम्परेचर को ही बढ़ा के प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, पर टेम्परेचर को बढ़ा के ही अपन आरएमएस वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं ना. अब वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर बढ़ाने के लिए अपन को वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर हाँ. बढ़ेगा ना, है ना. हाँ सर. लेकिन अगर आंसर 3 नहीं गिवन होता तो अपन 2 टिक करते. इसलिए मैंने ऑप्शन को रिजेक्ट करने कहा कि भाई ऑप्शन पढ़ने दो. अगर ये ऑप्शन में है तो यही अपना आंसर होगा. और वैसे भी अपन लिखते हैं आरएमएस वेलोसिटी ना डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. अगर तुम देखोगे तो अपने क्लास में लिखा हुआ है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भी लिखा हुआ है अपने तो, बिकॉज इट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी. सो क्वेश्चन नंबर 23. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग. अब ये इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो भी बताने मुझे. सर 23 से 16 वाला नहीं है. 23 से 16 वाला नहीं है. अच्छा, तो लास्ट वाला अपन को बताना बस. ये I2. I2 में given which of the following decreasing order of stability. चलो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लेते हैं. वैसे कल सुबह मैंने एप्लीकेशन पढ़ाए थे GOC1 के बच्चों को. तुम लोग होते तो फायदा होता अपन को. अगर इन दोनों में बात करेंगे ना तो ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि ज्यादा कॉन्जुगेशन है. फिर ये वाला तो बहुत कम स्टेबल है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है. इट इज ओनली 2 डिग्री. और ये वाला तो 1 डिग्री था. तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा. ये ए वाला पार्ट है. बी वाला पार्ट देख लेते हैं. बी वाले पार्ट में अपन कहेंगे एक तो अपन को ऐसे गिवन है, इधर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा. दूसरा वाला इट्स नॉट एरोमेटिक, इट्स बेंजाइलिक. ये ज्यादा स्टेबल होगा. ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ही एरोमेटिक नहीं है. ये नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है. अगर इस चार्ज की वजह से ये एरोमेटिक है मतलब चार्ज इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड. ये तो पहले से एरोमेटिक था, इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं है. इसलिए ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल तो है लेकिन चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है. इसमें नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में ही नहीं है. भाई आपने जब ये बनाया होगा बेंजीन, तो बेंजीन के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो बेंजीन रिंग के प्लेन में होते हैं, जबकि डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग से परपेंडिकुलर. तो जब आप इसको एनाइन बनाओगे तो आप प्रोटॉन निकालोगे ना ऐसा. तो ये वाला जो ऑर्बिटल होगा वो बेंजीन रिंग के उसी प्लेन में रहेगा ना जिस प्लेन में था. तो ये वाला ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के प्लेन में है, जबकि पाई बॉन्ड
बेंजीन से परपेंडिकुलर है, तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये बेंजीन रिंग से परपेंडिकुलर है, और जबकि ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के प्लेन में है, तो देयर इज नो डीलोकलाइजेशन। ये तो बस एनाइन होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्रेजेंट है, बस। ठीक है, ये हो गया भाई। नेक्स्ट, अब दूसरा अपन गिवन है, हाउ मेनी ऑफ द, एक और कंपाउंड गिवन है। नेक्स्ट पेज पे चलता है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि भाई इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया क्या, इधर डबल बॉन्ड और इधर ये, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या। तो अपन कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, भाई इधर हाइड्रोजन एटम तो है, इधर भी हाइड्रोजन एटम है, इधर भी हाइड्रोजन एटम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रिज हेड पे, मतलब यहां कहीं, ब्रिज हेड मतलब अपन कहेंगे ये ब्रिज हेड है, तो यहां कभी डबल बॉन्ड नहीं बनते, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं बनते। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन पाएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए तो मुझे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और ना ही ये कर पाएगा। ऐसे बना सकते थे ना अपन, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड बनता नहीं। सो ना तो ये वाले हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन छोड़ सकते हैं, और ना ही ये वाले हाइड्रोजन एटम, क्योंकि अगर किसी से भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे आपको यहाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और वहां डबल बॉन्ड बनते ही नहीं, कैनॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद वाला भी एक कंपाउंड है जिसमें अपन को ऐसे गिवन है, एफ वाला ना, वैसे गिवन, लेकिन यहाँ भी ऐसे गिवन है, so ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर पाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है ना, ये भी नहीं कर पाएगा। बस मेरे ख्याल से तुमने टिक करके भेजा था, तुमको ये वाला कंपाउंड चाहिए था, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए अपन कहते हैं कि ये वाला कार्बोकैटायन भी हाईली अनस्टेबल है, इसलिए अपन कभी ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन नहीं बनाते, क्योंकि इधर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। और कार्बोकैटायन बनेगा तो sp2 होना चाहिए, जबकि ये कार्बोकैटायन sp3 होता है। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, इट इज लाइक दिस। तो अब ये तो पिरामिडल शेप है ना, पिरामिडल में डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो पिरामिडल शेप। और कोई डाउट है तो पूछो, और कोई डाउट है तो पूछो। शीट वगैरह के डाउट बता दिए थे मैंने, वो शीट में मतलब B2 वगैरह, मेरे ख्याल से वो सारे डाउट्स आ गए थे, इसे फिर भी देख लेता हूँ। A4 शीट के डाउट्स देख लेते हैं। जी आपका फिजिकल, शीट निकाल, गैस वाला पार्ट ना,
अच्छा, आइडियल गैस पढ़ाते नहीं है, आइडियल गैस रिपीटर में पढ़ाते नहीं है ना, इसलिए उन्होंने शीट नहीं दिया। वही मैं देख रहा हूँ ना, रिपीटर्स में आइडियल गैस पढ़ाते नहीं है एक्चुअली। अच्छा, जो मैंने भेजा था उसी शीट से, वो एक्चुअली आइडियल गैस पढ़ाते नहीं है रिपीटर्स में। अपन ने तो पढ़ लिया वैसे, इसलिए तुम लोग को कहते, तुम लोग कहते ना वो भेज दो, प्लानर भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, उसमें आइडियल गैस हो गई नहीं, मैं भी नहीं पढ़ाता। इसलिए कहता हूँ भैया प्लानर ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत सारा पार्ट में तो कोटा के हिसाब से पढ़ाते ना, नहीं तुम लोग। मैंने भेजा था वो शीट है, एक मिनट रुको। ओह गॉड, मैंने खुद ही शीट भेज के भूल गया। एक मिनट है, एक मिनट, शीट मतलब भेज के और फिर भूल गया, पता नहीं क्या आइडियल गैस। आपने भेजा नहीं था सर? भेजा नहीं था मैंने। नहीं सर, वो एडीएस सर ने ड्राइव भेजा था एक, उसमें सारे शीट थे 11-12 के, उसमें से किया मैंने। हाँ, ड्राइव से ही निकाल देता हूँ। क्लास 11 केमिस्ट्री, थ्योरी एक्सरसाइज कौन सा पूछा तुमने? A4 A6 B4 B6, A4 6 B4 6 और एक और पूछा D1 D2। A4 वाले में तुमको गिवन है the quantity of hydrogen gas is confined in the chamber of a constant volume. When the chamber is immersed in the bath of melting ice, the pressure of the gas is 1000. ठीक है। What is the temperature, Celsius temperature, when the pressure manometer indicates the absolute pressure of this much? ठीक है। अपन क्वांटिटी ऑफ गैस इज कन्फाइंड इन प्रेशर, तो अपने पास गिवन है A4 में, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। The chamber is immersed in the bath of melting ice, मतलब टेम्परेचर इसका है अपने पास 273 केल्विन, और प्रेशर इसका अपने पास है 1000 टॉर। ठीक है। When the chamber is immersed in the melting ice, ठीक है, अब ए पार्ट की बात कर लेते हैं। What is the Celsius temperature when the pressure manometer indicates the pressure of this much? तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम था ना, वो कह रहा कि टेम्परेचर बताओ जब प्रेशर आपका 400 का हो, तो लिख दो ना, लो हो गया। तो इसमें प्रेशर कितना है अपने पास 1000, तो पहले टेम्परेचर 273 था, अब प्रेशर कितना है 400 है, तो टेम्परेचर कितना होगा ये होगा, लिख देते हैं। T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, सो T2 विल बी इक्वल टू
4 इंटू 273 डिवाइड बाय कर लेता हूँ 10, ठीक, इसको हटाता हूँ तो ये कर लेता हूँ। सो 27 इंटू 4 ना 108, 12, 109.2 ये आ रहा है। अब ये तो केल्विन आया अपने पास, बता। सो इसमें केल्विन आया तो 273, आपको पता है ना केल्विन कैसे लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है। ये आपके पास है, इससे माइनस कर लो तो माइनस में आ जाएगा प्रेशर, राइट। सो 109.2 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में है what pressure will be indicated when the chamber is brought at 100 degree centigrade, फिर वही P1 upon T, P2 upon T। अब ये पूछो, पहले 1000 था, 273 था, अब प्रेशर पूछा 100 डिग्री मतलब 373 पूछा, कर दो। P2 will be equal to 1000 into 373 डिवाइड बाय 273, आएगा आंसर वो आंसर। तो प्रेशर काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आएगी अपन को 100 और उसमें 1000 मतलब 4 टाइम्स, सो 1.4 काफी छोटा वैल्यू आएगा ना, तो ये 1 टाइम्स आ गया, 100 बच गया, 100 बचेगा तो 0 लगाओ, 273 है तो 1 0 लगाया, डेसिमल लगाया तो 1 0 आया, एक और लगाओ तो एक और आ गया, एक और लगाओ एक और आ गया। अब इसमें कर लेते हैं कितना आ जाएगा ये, मेरे ख्याल से 1000 है तो 4 आ रहा है, तो 1004 के टाइम ऐसे हो जाएगा प्रेशर, हो गया। ये लो, नेक्स्ट इज B4 B6। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना कम प्रेशर आ नहीं सकता। मैं एक बार कैलकुलेट करूंगा ना, क्योंकि इतना प्रेशर कम थोड़ी चेंज आएगा यार, वो तो आंसर ही गलत लग रहा है मुझे। 373 है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अरे सीधा कर दो ना यार, 373 1 2 3, अब आप सॉल्व कर लो। 1 जा 273 तो 100 बचेगा, एक और 0 ले लो तो 273 आ जाएगा इंटू 4, 200 4 800 हो जाएगा, और 73 इंटू 4 उससे बढ़ जाएगा, आगे चला जाएगा 1000 से, मतलब 4 के आसपास आएगा आंसर, लेकिन अपन 3 से जाएंगे क्योंकि 273 ऐसे कर दोगे यार, 273 कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, देखिए 9 819 हो गया, वो नहीं जाता, 3 टाइम्स ही जाएगा। 819 हो गया तो ये बचा अपने पास, अब अपन ने कितने 0 यूज कर लिया, 100 था, 1 0 यूज हो गया अपने पास, 2 और बचे हुए। सो 819 मतलब अपने पास कितना बच गया, 81 ना, 181, 1 0 और लगाते हैं। तो 819 मतलब ये ऑलमोस्ट 1800 एक हो गया, तो 73 8 जा नहीं जाएगा,
273 6 टाइम्स के आसपास जाएगा, है ना, क्योंकि 1638 आ जाएगा, 1638 मतलब 1638 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आ जाएगा और एक जीरो भी और बचा हुआ है, तो इसमें से 18 10 से 1638 माइनस करता हूँ, 2 आया, इधर गया था तो इधर 0 आया अपने पास, तो इधर 10 तो 7 आया, और इधर एक लिया 1 आया अपने पास, 172 आया। अब इसमें एक और 0 है अपने पास, तो अभी अपन ने किया तो फिर 6 आ गया, फिर 6 आया, तो फिर 1680 ना 98 के आसपास आया, तो अपने पास पॉइंट लगाओ, 0 लिखो। अब तो 0 लिखना पड़ेगा, तो इतना ही बता देंगे फटाफट, ये ले भाई ऐसे कुछ आंसर आना चाहिए, तो गलत होगा ना, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1004 जो है वो 1400 के आसपास आता है आंसर, उतना ही, ये थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन में। B4 B6 देखते हैं, कैलकुलेशन ये वाला ज्यादा अच्छा था। A6 B4 A6 अच्छा, ये वाला 6 A6 An open vessel is heated. An open vessel at 27 degrees centigrade heated until 3/5 of the air has been expelled out. Assuming that the volume of the vessel remains constant, find out the temperature at which vessel is heated. ठीक है, तो अपन कहेंगे N1 T1 is equal to N2 T2 होता है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना N1 T1 is equal to N2 T2, तो N1 कितना था 1 ले लेता हूँ, टेम्परेचर 300 है, 3/5 एक्सपेल्ड हो गया, मतलब कितना बच गया, तो T2 कितना होगा, हो गया ये अपना ये बी की बात। वॉल्यूम ऑफ द एयर escaped out if the vessel is heated this much, फिर कर लेता हूँ N1 T1 is equal to N2 T2, volume is directly proportional to number of moles, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, इनिशियली 1 ले लेता है, टेम्परेचर 300 है, N2 मतलब लेफ्ट, तो T2 900 है, therefore expelled out is 1 minus 2/3 जो भी रहा होगा वो आ जाएगा अपने पास, है ना। फिर सी द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द गैस escape out, हाँ तो ठीक है ना, N1 T1 N2 T2 इनिशियली 1 ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं, तो हाफ का मतलब ये 1/2 है, तो T2 कितना होगा, ले गए हो गए। अब आप B4 को देख लो, B4 की बात कर लो, लॉफर ओपन सिस्टम है, B4 में एट टॉप ऑफ द माउंटेन द थर्मोमीटर रीड्स दिस मच, मुझे टेम्परेचर लिखना है कितना 250, और बैरोमीटर रीड्स प्रेशर लिखना है 700 mm. At the bottom of the mountain the temperature is 27, ठीक है, मुझे T2 300 Kelvin है, and the pressure is 750, मुझे P2 750। Compare the densities of the densities, तो अपन का पता है ना, D is equal to होता है PM upon RT, R और M तो कांस्टेंट है, ये एयर की बात चल रही है, तो एयर का मॉलिक्यूलर मास और एयर का D कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है मुझे डेंसिटीज लिखना है, तो P1 अपॉन T1, तो इसकी डेंसिटी होगी D, है ना, 1 ले लेता हूं मैं, तो P कितना है 700 डिवाइड बाई 250, और D2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 750 डिवाइड बाई 300। लो भाई ये कंपेयर कर दिया डेंसिटीज को, हो गया डेंसिटीज का कंपैरिजन। अब B6 की बात करता हूँ, B6 में गिवन है a mixture of nitrogen and water vapors are admitted to the flask, ये सारे क्वेश्चन वैसे तो बता रहा हूँ मैं, है ना, which contain a solid drying agent. Immediately after the admission, the pressure of the flask is 760.
after some hours the pressure is reached to 745. मेरे ख्याल से क्लास में किए हुए हैं आंसर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि मेरे पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क है अपने पास, और इसमें नाइट्रोजन है और H2O। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ड्राइंग एजेंट रखा हुआ है, ये ड्राइंग एजेंट इनिशियली अपन को गिवन है क्या, द प्रेशर टोटल जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2। तो ये मुझे गिवन था, इनिशियली जो प्रेशर था वो 760 था, तो ये प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2 होगा। वो कह रहा है कि आफ्टर सम आवर्स जब ड्राइंग एजेंट होगा तो ये तो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, तो 745 हो गया था प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 था, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज 50। अब कैलकुलेट द कंपोजिशन इन मोल्स परसेंट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, ठीक। सो कंपोजिशन चाहिए अपन को मोल परसेंट। अब डाल्टन्स लॉ के हिसाब से प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो टोटल प्रेशर दैट इज प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मुझे पार्शियल प्रेशर N2 का गिवन है, कितना गिवन है 745 और टोटल प्रेशर 760, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मोल परसेंट ऑफ N2 आ गया। Therefore, mole percent of N2 is equal to 745 divided by 760 multiplied by 100। Yeah, 100 से माइनस करो तो मोल परसेंट ऑफ H2 आ जाएगा। So मोल परसेंट ऑफ H2 is equal to 100 minus मोल परसेंट ऑफ N2, जो अपन को ये देना है। ये था अपना ए वाला पार्ट। अब इसमें बी पार्ट है, ये क्या है, if the experiment is done at 20 degree centigrade and the drying agent increases the weight 0.15, तो अब टेम्परेचर में लेता हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया मेरे पास 293 केल्विन, और ड्राइंग एजेंट में मास आता है कितना, मतलब मेरे पास इसका मास पता चल गया मुझे, वेट ऑफ वाटर 0.15 ग्राम, क्योंकि वो कह रहा है ड्राइंग एजेंट इतना मास बढ़ जाता है, तो वेट ऑफ वाटर आ गया मेरे पास। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर वेट मुझे गिवन है, पीवी 0 लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ वाटर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O RT ले लेता हूँ, प्रेशर ऑफ वाटर कितना था 15, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे वाटर का गिवन है 0.15 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय R मुझे आता है, और टेम्परेचर आपने दे लो भाई आ गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर। फिर आपने पूछा था D1 D2, चलो D1 D2 D1 की बात करते हैं। D1 में गिवन है the rate of diffusion of two gases A and B are in the ratio 1:4. If the ratio of their masses are 2:3, the ratio of their mole fraction is, हो जाएगा। मुझे रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी गिवन है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए हो जाएगा। मुझे ये गिवन है, कितना गिवन है 1:4 ए अपॉन बी, सो 1/4 का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, so what I got is 1/60 molecular mass of B divided by molecular mass of A। मुझे molecular mass of ratio पता चल गया।
अब मुझे एक बात पता है, मुझे रेशियो ऑफ द मास गिवन है, तो मोल्स को मास में कैसे कोरिलेट करते हैं वो अपन को ये अपन को पता है, तो अपन इसको लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी मतलब ये डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, एन बी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मतलब डब्ल्यू अपॉन एन ए, मतलब अपने पास आ गया डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू एन ए अपॉन डब्ल्यू। मुझे क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ देयर मोल्स, मतलब मुझे ये वाला पार्ट गिवन है, मास रेशियो। सो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास गिवन है 1/16 विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए लिख लेता हूं मैं, डब्ल्यू ए इंटू एन ए अपॉन एन बी आ गया। मुझे डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी गिवन है कितना, 2/3, तो इसको 3/2 कर दूंगा। 3/2 का मतलब हो गया ये 3 है ये 2 हो गया, राइट ना। ए और बी का रेशियो गिवन था हमें, रेशियो ऑफ देयर मासेस, ठीक है। सो ये मुझे गिवन है 1/16 will be equal to 3/2 into Na upon Nb। सो मैं इसको लिख लेता हूँ Na upon Nb इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1/24 है, हाँ 1/24, ठीक है। अब अगर मेरे पास 1/24 आ गया तो अपन को क्या बताना था, द रेशियो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो यही हो गया बस, यही आंसर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या मतलब टोटल मोल्स डिवाइड करोगे तो एक ही बात है ना, मतलब वही रहेगा। तो मोलर इसके मोल्स को प्रोपोर्शनल होते हैं ना, इसके 1 हो गए, इसके 24 हो गए, तो टोटल मोल्स 25 हो गए, तो मोल फ्रैक्शन 25 तो कैंसिल हो जाए, D2। For 10 minutes each at 0 degree centigrade, the two identical holes, nitrogen and unknown gas, is leaked into the common vessel of 4 liter capacity. टेन मिनट्स each, T is equal to 10 minute, दोनों के लिए टेम्परेचर मुझे गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टू आइडेंटिकल होल्स, ठीक है। दूसरा वेजल बना लेते हैं, एक N2 ले लेते हैं, एक वेजल से इधर भी एक दूसरा वेजल है जिसमें से X आ रहा है, दोनों का टाइम सेम है, इनटू अ कॉमन वेसल, इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 4। द रिजल्टिंग प्रेशर इज 2.8, इसका जो प्रेशर है वो 2.8, एंड द मिक्सचर कंटेन 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और मिक्सचर में नाइट्रोजन इज 0.4, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, ठीक है। तो अगर इसके मोल्स मुझे पता है तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये N2 के मोल्स थे, सो PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना गिवन था मुझे 2.8, वॉल्यूम मुझे 4 लीटर गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X, R मुझे पता था 0.0821 और ये 273 था, मुझे ये गिवन है 0.4, तो मैं NX कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X आ गया। अब आपने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था तो आपको पता है, तो अब रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ X,
है ना, rate of x will be equal to under root of molecular mass of x divided by molecular mass. रेट होता है, आप इसको लिख लो मोल्स के फॉर्म में, सो n of n2 divided by t of n2 multiplied by t of x divided by number of moles of x is equal to molecular mass of x divided by molecular mass of n2. टाइम दोनों के लिए सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n2 is 0.4, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक, लो भाई आंसर आ गया। हो गया। बताओ, हो गया। और कोई डाउट? नहीं। तो आप आगे बता देना भाई, नेक्स्ट मतलब कौन सा चैप्टर शुरू करना है। वी हैव चॉइस कि भाई मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को स्टीरियोइसोमरिज्म शुरू करना है, और फिजिकल में मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, जो भी बोलोगे वो शुरू कर दूंगा। अपना एक क्लास है, 2 क्लास है? एक ही क्लास है, ठीक है, फिर तो डाउट से डिस्कस किया, है ना, फिर तो डाउट डिस्कस किया। सो दैट इज ऑल, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू।